Good morning, students. In our last class, we have discussed the magnetic field and the magnetic lines of forces, right? We have seen that कि मैग्नेट के पास अगर मैं कंपास को रखूं तो वो कंपास जिस डायरेक्शंस में मुझे पॉइंट देगा उन पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो दैट लाइंस वर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक लाइंस. Also, we have discussed the some of the characteristics of the magnetic lines of forces. A few of them are the magnetic lines of forces cannot intersect each other. That two magnetic lines of force will never intersect each other. They will be the continuous curve. The magnetic lines of force goes from north pole to the south pole. Uh, the intensity of the magnetic field, yeah, the density of the magnetic lines of force is maximum at the poles of the magnet, right? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी इन अवर प्रीवियस क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, that is the magnetic field due to a current carrying conductor, right? तो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर मानेंगे. एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने सपोज किया, मतलब कि एक कंडक्टर वायर है. बेसिकली यहाँ पे हम एक वायर ले लेते हैं. सो एक करंट कैरिंग वायर है, एक कंडक्टर वायर है, एक नॉर्मल कॉपर का वायर हमने मान लिया. उस वायर में से अगर मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है कि उस वायर में से जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, राइट? ये चीज़ हमको ओर्स्टेड ने भी समझाई थी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सो यहाँ पे हमको वही चीज़ डिस्कस करना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, करंट के डायरेक्शन पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी. ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूँ एक वायर. लेट दिस बी द वायर. ये एक वायर है. इस वायर को मैंने एक बैटरी की हेल्प से, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बैटरी है. बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस वायर को एक बैटरी की हेल्प से मैंने कनेक्ट कर दिया है. ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, राइट? ये वायर को आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओ इसलिए यहाँ पे मैं डबल लाइंस बना रहा हूँ. दिस डबल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, राइट? सो एक कंडक्टर वायर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया. ऑल्सो एक चीज हम यहाँ पे करते हैं, एक कंपास रख देते हैं. तो कंपास में अगर डिफ्लेक्शन होगा तो वो मुझे क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, राइट? सिंस ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. सो जब हमने इस तरीके का सेटअप अरेंज किया तो हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें हमको इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ इस डायरेक्शन में. मैग्नेटिक नीडल जो नीडल है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई. सो हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला. अब अगर ये सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूं जस्ट बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, सेम चीज मैं कर रहा हूं. यहाँ पे की है, ये आपका वायर है, दिस इज द बैटरी. बट द डिफरेंस इज दिस टाइम द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपास अगेन रख दिया. इस केस में क्या होगा कि जो करंट का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. करंट का डायरेक्शन अब इन्वर्ट हो चुका है. अब आपको जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट? मतलब पहले के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन जो है वो मिलेगा. और यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो इजीली कि सिंस करंट के डायरेक्शन के फ्लो में चेंज करने से मैग्नेटिक कंपास में जो रिफ्लेक्शन है वो इन्वर्ट हो गया, इसका मतलब
कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहे हैं वो जस्ट इन्वर्ट हो गए हैं, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डायरेक्शन किस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। बट अभी के लिए हमको सिर्फ इतना ही समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, या वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, राइट। सो आई थिंक दिस थिंग मस्ट बी क्लियर। अभी ये जो हमने डिस्कस किया, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड this was the magnetic field due to a current carrying conductor wire. The next topic would be the magnetic field due to the current through a straight conductor. Magnetic field due to a current through a straight कंडक्टर। वहां पे हम लोगों ने एक वायर लिया था, यहाँ पे हम लोग एक प्लेन शीट ले लेते हैं, कंडक्टर की एक प्लेन शीट हमने मान ली। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोई भी हमने एक मेटेलिक शीट ले ली। और इस मेटेलिक शीट में से जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इस मेटेलिक शीट में से करंट फ्लो करवाने पर ऑब्वियसली बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगी ये चीज़ हमको समझना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा वो चीज़ भी हमको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस मेटेलिक शीट को मैंने अपनी बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से हमने मेटेलिक शीट को जस्ट कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते हैं, दिस वुड बी द नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आपको पता है कि जब आपने सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिया है तो जो करंट का फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, राइट। सो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर आप करंट को मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम एमीटर लगा देंगे। The ammeter will basically calculate the value of current that is flowing through the circuit. Also अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं so that हम करंट को एक कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो करवा पाए, राइट। तो जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो बेसिकली वो इस मेटेलिक शीट में भी आएगा, राइट। अब चूंकि इस मेटेलिक शीट में से करंट फ्लो हो रहा है तो इस मेटेलिक शीट में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमको पता है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, राइट। सो इस मैग्नेटिक शीट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कुलर डायरेक्शन के इस तरीके से सर्कुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे कि हमको ये कैसे मालूम पड़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, ये एरोज जो है वो टुवर्ड राइट साइड जा रहे हैं, just to represent that it is the clockwise direction. You can refer it from the book also. So basically हमको इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मेटेलिक शीट के अंदर वो देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आपने कंपास रखा है और कंपास में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कंपास में डिफ्लेक्शन मिलने से हमको ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे आप सेंटर में अगर आप कंपास रखोगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप उसको सेंटर से दूर लेकर जाओगे वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी
और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक कंपास को दूर लेकर जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और चूंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती जा रही है, वीक होती जा रही है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी सेंटर पे, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि करंट कैरिंग शीट में या कंडक्टर स्ट्रेट शीट में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक वायर में भी करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अभी तक सबको ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम कैसे समझें, राइट। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ लॉज दिए। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज लॉज हियर, दैट लॉज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। समझते हैं कि ये लॉज क्या थे और किस तरीके से हमको ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में रिलेशन बताते हैं। The first rule that is given to us to explain the direction of magnetic field with the help of electric field, या इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फ्लो करवाने पे, करंट फ्लो करवाने पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके लिए फर्स्ट लॉ जो था दैट वाज द राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली राइट हैंड, अगर मैं अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करूं कि मैंने अपने हाथ में एक वायर पकड़ा हुआ है, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि हमने अपने राइट हैंड में एक वायर पकड़ा हुआ है लाइक दिस, सो दैट यहाँ पे हमारा थंब है वो एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ये हमारे जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमको दो डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। पहला, हमारे थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन की, दैट इज अपवर्ड, और दूसरा हमारे फिंगर्स के कर्ल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमारा फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं जस्ट इसको उल्टा कर दूं तो मेरा थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब मेरे फिंगर्स जो है वो इस तरीके से कर्ल कर रहे हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। जब थंब ऊपर होगा तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, जब थंब नीचे होगा तो फिंगर्स क्लॉकवाइज। बेसिकली आपको राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर आपने अपने राइट हैंड में एक वायर को पकड़ा हुआ है जिसमें से हम मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका थंब जो है अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, मतलब कि इस वायर में से या तो करंट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो हमारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, मतलब अभी हम करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड, बिकॉज मेरा थंब जो है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, राइट। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन इन विच माय थंब इज पॉइंटिंग, तो जो फिंगर्स का कर्ल है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब थंब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और फिंगर्स हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जब करंट ऊपर जा रहा है, मतलब थंब ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी। और जस्ट अगर मैं उल्टा कर दूं, थंब अगर नीचे है, मतलब अगर करंट नीचे जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि थंब के राइट हैंड, और ये चीज राइट हैंड पे ही एप्लीकेबल होगी, लेफ्ट हैंड से अगर आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा रूल, राइट। दिस थिंग इज एप्लीकेबल विद द राइट हैंड ओनली, कि अगर हम हमारा राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये हो गया हमारा थंब और ये हमारे फिंगर्स हो गए, राइट। तो अगर मैं अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करता हूं,
दिस विल बी द लेफ्ट हैंड। राइट हैंड बनाना है तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करता हूँ, लाइक दिस, सो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर पॉइंट थंब पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन मुझे बताएगा करंट की डायरेक्शन, एंड यू नो दैट करंट इज डिनोटेड बाय आई। और जिस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, राइट, मतलब इस डायरेक्शन में कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो फिंगर्स का डायरेक्शन मुझे क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो सिंपल सी चीज आप समझ सकते हो, जब करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, और इसी का जस्ट उल्टा अगर मैं अपने थंब को नीचे बना रहा हूँ तो मेरे फिंगर्स जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और उस केस में ये हो जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, राइट, लाइक दिस। आप इसको करके देख सकते हैं अपने राइट हैंड से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो जब करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। दिस रूल वाज कॉल्ड एज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। So you need to prepare this topic along with the diagram also. You need to practice the diagram also here. Only then you will be able to get the full marks, right? आपको explanation के साथ साथ diagram भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको full marks मिलेंगे। Okay? So this is an important topic. इसी पर based था एक और rule that was Maxwell's corkscrew rule, right? Basically इसी से मिलता जुलता है काफी हद तक। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारी जो एप्लीकेबिलिटी थी वो सेम थी। समझते हैं कि मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल क्या है, राइट। तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी हमको यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। समझते हैं कि मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल किस तरीके से हम वर्क करता है, राइट। सो मैक्सवेल क्या बोलता है, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल वाज अ साइंटिस्ट। मैक्सवेल्स का कॉर्कस्क्रू रूल ये बोलता है, बेसिकली कॉर्कस्क्रू का मतलब होता है जो नट होते हैं, राइट, जो स्क्रूज होते हैं। अगर मैं स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट करूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये स्क्रू है और ये स्क्रू ड्राइवर है, और अगर मैं अपने राइट हैंड से इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहा हूँ, राइट, तो जब मैं स्क्रू को टाइट करूंगा तो मैं स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्क्रू को नीचे भेजना चाहते हो तो आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, लाइक दिस। और अगर आप स्क्रू को लूज करना चाहते हो, स्क्रू को अगर आप खोलना चाहते हो, तो आप स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, लाइक दिस। तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल हमको यही बोलता है कि जब हम अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, मतलब कि स्क्रू नीचे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिसिटी का, और जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू को टाइट कर रहे हैं मतलब स्क्रू नीचे जा रहा है, तो जब करंट नीचे जाएगा, करंट पाई से डिनोट करते हैं, जब करंट नीचे जाएगा तो हमारे फिंगर्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मेरे फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को इस तरीके से मूव कर रहा हूँ और स्क्रू ऊपर जा रहा है,
तो स्क्रू ऊपर जा रहा है मतलब करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, और जब करंट ऊपर जा रहा है तो मेरे फिंगर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एप्लीकेबिलिटी वही है जो हमने राइट हैंड थंब रूल में समझी थी कि अगर करंट ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे तो क्लॉकवाइज। वही चीज यहाँ पे भी हमने समझी, बस उसको समझाने का जो तरीका था वो अलग था, जो एग्जाम्पल था वो अलग था, राइट। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, यू नीड टू जस्ट रीड इट इन केस अगर एग्जाम में आता है तो वी शुड नो कि हमको क्या लिखना है, राइट। सो ये जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े, स्पेशली जो राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यू नीड टू प्रिपेयर दिस रियली वेल अलॉन्ग विद द डायग्राम ऑल्सो, राइट। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. सोलेनॉइड के केस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सोलेनॉइड होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। So that's all for today's class. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.